हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे एचपी टेट की एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपका टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? Every body attracts other body by a force, and that force is called gravitation. That force is called gravitation. मतलब हमारे पास हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, जिसे हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूटन्स ने एक लॉ दिया था, जिस लॉ को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने बोला था आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, बॉडी ए बॉडी बी। इनका मास, बॉडी ए का मास अगर हम लोग बोले m1 है, बॉडी बी का मास m2 है, और इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट डिनोटेड बाय r, तो इनके बीच में जो फोर्स होगी उसे न्यूटन्स ने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि डिनोटेड बाय F, that is directly proportional to product of their masses, that is m1 m2, and inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है, that means F is equal to, जब कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, that constant is known as gravitational constant, that is G m1 m2 over r square, that is G is constant of proportionality, that is universal gravitation constant. फर्दर अगर हम लोग G कैलकुलेट करें, दैट इज F इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2, यहाँ से आपके पास G की वैल्यू, और आपके पास यहाँ से G की यूनिट पूछी जाती है टैट में। यूनिट ऑफ G दैट इज F r square over m1 m2, दैट इज F आपके पास यहाँ पे फोर्स है जो अप्लाई हो रही है दोनों बॉडीज के बीच में, R आपके पास सेपरेशन है, और m1 m2 मास है, मासेस ऑफ द बॉडी, मासेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके पास G की SI यूनिट है। अगर आपसे G की CGS यूनिट पूछी जाए, CGS यूनिट ऑफ G दैट इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। G की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास G की वैल्यू आती है। नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए G का डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G is equal to FR² m1 m2। हमें पता है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml T-2 होता है और लेंथ का r² अपॉन m², that is G is equal to m-1 L3 T-2। ठीक है, ये आपके पास G का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो फर्स्ट आपके पास आता है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास एक सेंट्रल फोर्स होती है। क्यों होती है? जैसे हमने फिगर में देखा, ये फोर्स दोनों बॉडीज के सेंटर के ऊपर अप्लाई होती है, तो इसी वजह से इसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, सेकंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये आपके पास अट्रैक्टिव होती है नेचर में। ठीक है, ये आपके पास रिपल्सिव नहीं होती। दो बॉडीज आपके पास यूनिवर्स में अट्रैक्ट ही करेंगी, रिपेल नहीं करती। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास इट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इट इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देखो यहाँ पे आपके पास मैंने बोला बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज F1 ड्यू टू F2 ड्यू टू बॉडी 2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा F12। और अगर हम लोग बोलें बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है ड्यू टू बॉडी ए, तो आपके पास यहाँ पे आएगा F21। तो यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपके पास ये F1 F21। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ आता है, थर्ड लॉ दैट इज एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो वहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इट इज gravitational force is valid for point masses, is valid for point masses। ठीक है, आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो इसका पॉइंट मासेस का अगर देखा जाए तो आपके पास पॉइंट मासेस मतलब हमने बोला कि जैसे सन है और अर्थ है, इन दोनों बॉडीज का मास बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़े साइज मास की ये होती हैं और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत दूर से अगर हम लोग अर्थ से सन को देखेंगे तो वो हमें एक पॉइंट की तरह दिखाई देता है। तो इसी वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपके पास एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में आपके पूछा जाता है कौन सी फोर्स एप्लीकेबल होती है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास फार्मूले से भी क्लियर हो रहा है F = G m1 m2 /r²।
यानी कि इनके बीच में जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, ठीक है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बीच में अगर सन और अर्थ के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, बिकॉज इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ वन आपके पास यहाँ आता है, आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सिग्निफिकेंट होती है ओनली फॉर हैवी बॉडीज, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर हैवी बॉडी, यानी कि ये डे टू डे लाइफ में जो आपके पास बॉडीज हैं उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज जो g है हमारे पास वो आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है, यानी कि माइनस में है, बहुत छोटी g की वैल्यू है। इसी वजह से ये डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि अर्थ के ऊपर एक बॉडी है, उसका मास हमने बोला 3 है, दूसरी का मास 4 kg है, आपको यहाँ पे बोला कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 3 इंटू 4 ओवर, और इनके बीच में हमने डिस्टेंस बोला 3 सेंटीमीटर का, 3 मीटर का है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 9, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 12 ओवर 9, ठीक है। 4 यानी कि 1 2.21 इंटू 10 की पावर -11, जो आपके पास यहाँ पे फोर्स आ रही है दैट इज 2.2 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन्स आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जो फोर्स आ रही है वो माइनस में आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर हैवी बॉडीज, ठीक है, ओनली फॉर हैवी बॉडीज, ठीक है जी। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कैसी क्वांटिटी आती है, स्केलर है या वेक्टर है। तो आपके पास G एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, G एक स्केलर क्वांटिटी आती है, क्लियर है। तो ये आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी को। थैंक यू सो मच।